अनुराग विनोद में ऐसे विनोद पूर्व की भांति आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज सीधी चर्चा करते हैं। आगामी 12 जून को पटना में प्रस्तावित विपक्षी दलों की बैठक को लेकर, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तेजी से चल रही है। अनेक स्तर पर प्रयास हुए और हो भी रहे हैं। उसी कड़ी में 12 जून को पटना में एक सर्वदलीय बैठक, सभी विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी एकजुट विपक्ष, संभावित एकजुट विपक्ष की ताकत और संभावित परिणाम से अच्छी तरह परिचित है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार विपक्षी एकता के प्रयासों में सेंध लगाने की कोई प्रयास करेगा। यह आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्यजनक और दुखद यह है कि जिस इस विपक्षी एकता की आवश्यकता को महसूस कर यह प्रयास हो रहा है, 12 जून की बैठक बहुत की है, उसके पूर्व ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख केसीआर ने, चंद्रशेखर राव ने उसमें शामिल नहीं होने की घोषणा कर दी। यह विपक्षी एकता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में देखा जाएगा, बल्कि उस प्रयास को चोट पहुंचाने की कोशिश है। क्यों ऐसा हो रहा है? उनका यह कहना है कि देश को एक नई राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत है। बिल्कुल, यह प्रयोग देश में हो चुका है। जब 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल में धकेल दिया था और एक प्रकार से तानाशाही चल रही थी, तब विपक्ष एकजुट हुआ और उसके परिणाम भी सामने हैं। जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर होने पर स्वयं इंदिरा गांधी अपना चुनाव आ गए। लेकिन ध्यान रहे, तब वह जो एकजुटता होती, जो संभव हो पाया था, और जनता पार्टी का गठन हुआ था, और जिसमें स्वयं तत्कालीन भारतीय जनसंघ ने अपनी पहचान छोड़ते हुए पार्टी को शामिल कर दिया था, तो वह हुआ था जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति के आह्वान पर उनके नेतृत्व में। वह ऐसा व्यक्तित्व सामने था जिसके आभा मंडल के सामने इंदिरा गांधी भी फीकी पड़ जाती थी। आज वैसी स्थिति नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी यही है। अनेक स्तर प्रयासों में आगे पीछे बातें होती रही, और अब जो 12 जून को प्रस्तावित बैठक है पटना में, उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी और सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं स्वयं डीएमके के स्टालिन और राहुल गांधी, खड़गे भी शामिल नहीं हो रहे। हालांकि कांग्रेस की ओर से उनके प्रतिनिधि जाएंगे, वो बहिष्कार नहीं कर रहे, लेकिन स्टालिन का नहीं जा रहे हैं डीएमके प्रमुख सीताराम येचुरी। तो सीताराम येचुरी की बात समझ में आती है कि चूंकि उस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ रही हैं, और सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी की उपस्थिति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के किसी प्रतिनिधि का वहाँ मौजूद रहना, ये उसके लिए बहुत असहज बात होगी। यही कारण है कि सीताराम येचुरी उससे दूरी बना रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पहले भी ध्यान रखें, जब ये विपक्षी एकता के प्रयास चल रहे थे तो कांग्रेस ने एक दूरी बना रखी थी। स्वाभाविक रूप से मुद्दा नेतृत्व का था कि एकजुट विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। इस बीच हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस सत्ता में आई।
तो जाहिर है कि ऐसे में कांग्रेस का दावा बढ़ गया और संभवतः अन्य विपक्षी दलों ने कुछ इस पर समझौता भी कर लिया। लेकिन स्वयं अब जो बैठक आहूत हुई है, राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे नहीं जा रहे। इससे कहीं न कहीं यह संदेश तो जाता ही है कि कांग्रेस नेतृत्व इस बैठक को बहुत अधिक महत्व नहीं दे रहा है। चूंकि यह भी ध्यान रखें, इस बैठक का आह्वान नीतीश कुमार ने किया, बिहार के मुख्यमंत्री। हाल में नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा और लालू यादव के राजद के साथ मिलकर को सरकार फिर बनाई, फिर मुख्यमंत्री बने रहे। भाजपा इससे आहत है और नीतीश कुमार स्वयं एक जो अपनी छवि है, एक अच्छे कुशल प्रशासक और ईमानदार नेता की, यह एक प्लस पॉइंट हो जाता है विपक्ष के लिए। ऐसे में जब विपक्षी एकता के प्रयास के लिए वह बैठक हो रही है और नीतीश कुमार का आह्वान पर हो जाता है, यह कांग्रेस नेतृत्व को असहज कर देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वयं राहुल गांधी या खड़गे नहीं जाएंगे, अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, ठीक है, मौजूदगी अपनी दर्ज कराएंगे पार्टी की मौजूदगी। लेकिन पूरे कवायद की गंभीरता तब समाप्त हो जाती है जब ये प्रमुख नेता उससे बाहर रहे, अनुपस्थित रहे। अभी भी समय है, बहुत विलंब नहीं हुआ है, विलंब हुआ है लेकिन बहुत विलंब नहीं हुआ है। विपक्षी दल पुनः एक साथ, उनके सारे नेता बैठे, इस पर विमर्श करें, विचार करें और एकजुट होकर संयुक्त रूप से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी जंग में उतरे। क्योंकि यह तो तय है कि जब तक विपक्ष बिखरा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं मिलेगी। वह तीसरी बार पुनः सत्ता में आएगी अगर विपक्ष बिखरा रहा। और अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, एक मंच पर आकर एक चुनाव चिन्ह पर, अगर वे सभी मैदान में उतरते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने की रणनीति बनाते हैं, तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ी चुनौती मिलेगी और शायद परिणाम आश्चर्यजनक हो। कोई ऐसा विस्फोट हो जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की होगी। क्योंकि ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री सगर्व घोषणा कर चुके हैं कि अगले 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी शासन में रहेगी, शासन करेगी। इतना आत्मविश्वास उनमें, लेकिन इसका आधार बिखरा बिखरा विपक्ष ही था। आज जब यह एकजुटता की कवायद हो रही है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी असहज है और इसीलिए मैंने कहा कि ये एक शंका है कि कहीं वो इस एकता के प्रयासों में सेंध तो नहीं मार रही। केसीआर की घोषणा के वो बैठक में नहीं जाएंगे या बल्कि अलग इस प्रयास से ही उन एकता के प्रयास को छोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने स्वयं भी एक चिन्हित किया है कि देश को एक राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत है। ध्यान रहे, पिछले दिनों अपने क्षेत्रीय पार्टी को उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का स्वरूप दिया हुआ है, भारत राष्ट्र समिति। तो क्या वे चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल अपनी पहचान छोड़ भारत राष्ट्र समिति के झंडे के नीचे चुनाव लड़े? अगर ऐसा होता है तब तो निश्चय ही विपक्षी एकता कोई रंग दिखाएगी, लेकिन इसकी संभावना कम है। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि विपक्ष का मतलब, जब सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस मौजूद है
और जैसा मैंने कहा कि हाल के जो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम आए या कुछ और जो उपचुनाव हुए उसके जो परिणाम आए, उसको देखते हुए विपक्ष के नेतृत्व की जिम्मेदारी कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए और वे इस बात से आश्वस्त हैं कि उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने की कवायद शुरू हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार चंद्रशेखर राव ने स्वयं को अलग कर लिया इस प्रयास से, उससे ऐसा लगता है कि शायद जिस रूप में विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की सोच रहा था, अब वह संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीताराम येचुरी ने भी दूरी बनाई है। उसका भी कारण आपको बता दिया कि ममता बनर्जी के समांतर कैसे बैठ सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। उनकी राजनीति सीमित है पश्चिम बंगाल तक है, बंगाली उधर के दक्षिण के कुछ राज्य। ऐसे में यह एक दुखद होगा भारतीय लोकतंत्र के लिए कि अगले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई मजबूत चुनौती नहीं मिल पाएगी। अगर यहाँ फिर वही अगर है, अगर विपक्षी दल एकजुट नहीं होते हैं, अगर विपक्षी एकजुट हो जाते हैं, तब तो सवाल ही नहीं उठता भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को कुछ और सोचना पड़ जाएगा। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा जो चंद्रशेखर राव ने कही है। वे एक राष्ट्रीय पार्टी की आवश्यकता को चिन्हित कर रहे हैं, तो क्या वह एक कई नई राष्ट्रीय पार्टी चाह रहे हैं जिस प्रकार 77 में जनता पार्टी का निर्माण हुआ था? अगर ऐसा है तो यह सोच से परे है कि तेजी से पुनः अपनी खोई हुई लोकप्रियता को अर्जित कर रही कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार हुई। 2 विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में चुनाव में जो परिणाम सामने आया है, जो वोट का प्रतिशत रहा, उससे उनका नेतृत्व उत्साहित है। वह भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में स्वयं को सामने रख करके चुनाव लड़ना चाहती है। वह तैयार नहीं होगी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग राह पर जाएगी और तब इसमें क्या होगा, नीतीश कुमार की जो मंशा है, जो उनका लक्ष्य है, वो सफल नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। यह दुर्भाग्य है भारतीय लोकतंत्र का। यह दुर्भाग्य है हमारे देश के उन नेताओं की सोच का जिन्होंने संविधान निर्माण के समय ऐसी संभावित परिस्थितियों की चर्चा नहीं की और उनके निराकरण के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढे। जी हाँ, मेरा इशारा उस बहुमत की ओर है। विपक्ष बिखरा हुआ है, बहुमत उसके पास है। वर्तमान समय में लगभग 65% वोट विपक्ष के पास है, मात्र 35% वोट ही सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन वो सत्ता में है। यह एक विडंबना है, यह एक ऐसी विडंबना है जिस पर सभी राष्ट्रीय दलों को बैठकर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है। वो सत्ता में रहेगी, अगर विपक्ष बिखरा रहेगा वो सत्ता में हमेशा रहेगी। इसलिए मैंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सचमुच एक विडंबना के रूप में है कि आज विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके एक आह्वान पर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाए, जैसा 77 में जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर हुआ था। यहाँ यह उद्धृत करना चाहूंगा विशेषकर नई पीढ़ी के जानकारों के लिए। जयप्रकाश नारायण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बेटी मानते थे, ध्यान रखें। बावजूद इसके उन्होंने इंदिरा गांधी के कथित कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता पार्टी का गठन करवाया, सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लाए। तो क्यों?
सिर्फ लोकतंत्र और देश हित में उन्होंने ऐसा फैसला लिया, ऐसा कठोर फैसला लिया यहां को जाकर। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी सत्ता से हट गई, कांग्रेस पार्टी सत्ता से हट गई, जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उस बीच में एक बार जयप्रकाश नारायण बगैर सूचना दिए इंदिरा गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। तब संजय गांधी थे, वो अंदर दूध पी रहे थे। खबर मिली गार्ड से कि जयप्रकाश नारायण आए हुए हैं। उन्होंने दूध का गिलास फेंक दिया। इंदिरा गांधी दौड़ी दौड़ी बाहर आई, और जब इधर गेट से अंदर आते हैं जयप्रकाश नारायण, उधर से इंदिरा गांधी अपने आवास से बाहर निकलती है। बीच में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को गले लगा कर वही बैठ गए थे, दोनों रोने लगे थे। यह संबंध था निजी संबंध, बाप बेटी का। लेकिन जब देश हित की बात आई, लोकतंत्र की बात आई थी, तब जयप्रकाश नारायण ने वैसा फैसला लिया था जिससे स्वयं इंदिरा गांधी को अपदस्थ कर दिया कांग्रेस पार्टी। ऐसे प्रमाण देश में मौजूद है, ऐसी कुर्बानी के प्रमाण मौजूद है। तब इस विपक्षी एकता के संदर्भ में यह उद्धृत इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी उस घटना से सबक ले। ठीक है, वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन फिलहाल जैसा अगर आप बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आपका आरोप अगर है, आपका आरोप, तो फिर उसे रोकने के लिए आप कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। आप कुर्बानी दें, क्योंकि जिस लोकतंत्र की हत्या के लिए जिस दल को आप जिम्मेदार बता रहे हैं, उसे आप तब तक सत्ता से बाहर नहीं कर सकते, पराजित नहीं कर सकते, जब तक कि सारे विपक्षी दल एकजुट न हो जाए। आप प्रयास करते रहिए, 2 राज्य, 1-2 राज्य और मिल जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर सकते। अर्थात बिखरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वरदान है, उसकी सत्ता की गारंटी है यह बिखरा विपक्ष। इसीलिए एक संदेह जो से मैंने क्या प्रकट किया कि कहीं विपक्षी एकता के प्रयासों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेम लगाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। पता करें, आप भी पता करें, हम भी पता करते हैं, चूंकि यह एक दिलचस्प राजनीतिक विश्लेषण का विषय है और मुद्दा है लोकतंत्र की हत्या किए जाने से रोके जाने का। यह दुखद है, पीड़ादायक है, अत्यंत ही असहज है, किंतु एक सत्य है, कटु सत्य है कि जिस प्रकार से अनेक संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को चुनौती दी गई वर्तमान शासन काल में, जिस प्रकार से न्यायपालिका को अपरोक्ष में चुनौती दी जा रही है, उससे यह संकेत मिलता है कि हाँ, लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप को बदलने, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसे बल मिलेगा, जोर मिलेगा, अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ होती है और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। यह एक ऐसा कड़वा सच है जिस पर सभी राजनीतिक विश्लेषक लगभग एकमत है। मैं लगभग शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि किन्हीं कारणों से, किन्हीं मजबूरियों से या दबाव में या प्रलोभन में तो कुछ ऐसे विश्लेषक हमारी राजधानी में बैठे हैं जो देश हित में, लोकतंत्र के हित में नरेंद्र मोदी को आसन पर बैठे देखना चाहते हैं। यह एक द्वंद्व है, एक विचारणीय विषय है, अति विचारणीय विषय है। जब देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है तो फिर आम जनता क्या करे? आम जनता के सामने जो तथ्य आ रहे हैं उन पर गौर करने के बाद जब वो मतदान केंद्रों पर मत देने के लिए जाएंगे, तब उनकी मानसिकता क्या होगी, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर वही सवाल उठता है
तो मतदान केंद्र में जब जाएंगे तो उस समय विपक्ष की ओर से क्या एक साझा उम्मीदवार होगा हर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ, या विपक्ष के हर दल की ओर से अलग अलग उम्मीदवार होंगे? यह दिलचस्प होगा, देखना प्रयास अभी जारी है। देखना होगा कि 12 जून को पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक से क्या कोई रास्ता निकल पाता है विपक्षी एकता के हक में या नहीं, इसकी प्रतीक्षा दिलचस्प होगी। आप भी देखिए, मैं भी प्रतीक्षा